हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 2, जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी आज से हम लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वाले यानी हमने लेसन 1 शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का महत्व, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है, ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आज की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम सबसे पहले तो बहुत ही विस्तार से जानेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नोट्स के थ्रू भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी क्लासेस प्लस जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, शिक्षा का उद्देश्य हम सबसे पहले तो विस्तार से देखेंगे ताकि सबसे पहले आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम शिक्षा उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका उद्देश्य होता है। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा वर्क हो, कोई भी ऐसा आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसका उद्देश्य आप निर्धारित कर लीजिए कि हाँ, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम क्यों कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले अगर कोई वर्क कर रहे हो और उसका कोई उद्देश्य ही ना हो तो फिर वो वर्क कभी सफल हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित कीजिए ताकि जो वो आपका काम है वो सफल हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो देख सकते हो कि तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। अंत में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और इस लक्ष्य के प्राप्त करने के ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही विस्तार से दिया है कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उसमें अगर आपको सफलता मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। शॉर्टली में अगर आप याद करते हो कि इस लक्ष्य को आपका जो कुछ भी लक्ष्य है, जो भी एम्स है, जो भी गोल्स है, उसको अगर आप प्राप्त कर लेते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो वो आपका उद्देश्य की प्राप्ति कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे शॉर्टली में यहाँ दिया है कि उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी भी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। अब देखिए, अर्थात उद्देश्य क्या है, पूर्व यानी हम पहले ही उस लक्ष्य यानी पहले ही हम उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है, पूर्वदर्शित लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ चिंतनशील रहते हुए क्रियाशील होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यही बात है। उसका एकमात्र कारण है यही कि प्राकृतिक बालक तथा प्रगतिशील एवं विकसित समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों के बीच एक गहरी खाई होती है और इस खाई को
पाटने के लिए केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी उद्देश्य के अनुसार समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं, आदर्शों की दृष्टि में रखते हुए बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास इस प्रकार कर सकती है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों ही विकसित हो रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बालक और शिक्षक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए। यानी जो एक शिक्षक है और जो एक स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को ही अपने उद्देश्य की जानकारी पहले से ही होनी चाहिए तभी, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी सक्रिय होने होते हैं। ठीक है, अगर शिक्षक जो कुछ भी उसका उद्देश्य है पढ़ाना ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, और एक स्टूडेंट्स का उद्देश्य होता है कि हम किस प्रकार इसको सीखें ताकि हम इसमें अपनी जो हमारा लक्ष्य है हम उसकी प्राप्ति कर सके। इसलिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि बालक और शिक्षक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए। यानी जब व्यक्ति को किसी उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है तो उसके मन में दृढ़ता तथा आत्मबल जागृत हो जाता है। इससे वह एकाग्र होकर अपने कार्य को पूरे उत्साह के साथ करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरा उद्देश्य है इसको जल्द से जल्द इसको प्राप्त करना है। किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाए उसमें बहुत ही मेहनत के साथ, उत्साह के साथ, एकाग्र होकर वो वर्क करता है। और यही नहीं, उद्देश्य हमें शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करने, साधनों का चयन करने, उचित पाठ्यक्रम की रचना तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने में भी सहायता प्रदान करता है। इससे व्यक्ति तथा समाज दोनों ही विकास की ओर अग्रसर होते रहते हैं। जिस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता वह व्यर्थ है। जैसे फ्रेंड्स, आप डीएलएड कर रहे हो तो इसका क्या उद्देश्य है कि आप शिक्षक बनोगे। अगर इसका कोई उद्देश्य नहीं होता तो फिर आप क्या करते हो कि शिक्षक, यानी आप शिक्षक बनने का प्रयास, या आप कह सकते हो कि आप डीएलएड नहीं करते। फिलहाल अभी आज के टाइम में अगर देखो तो बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो परेशान हैं कि क्या हम डीएलएड करके हम अपने लाइफ को अच्छा या बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक इसको हम जी सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है कि डीएलएड करके हम तो फंस गए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया। और जो पीएनपी है, आप सभी को पता है कि अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान होंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जिस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता वो व्यर्थ है, और ऐसी उद्देश्य विहीन, यानी बिना किसी उद्देश्य के शिक्षा को प्राप्त करके बालकों में उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल ही सही बात है फ्रेंड। देखिए क्या होता है ना, एक बालक है, ठीक है, एक बालक है, जैसे कि ये बालक है, ठीक, ये एक बालक है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक बालक है। तो फ्रेंड देखो, ये जो बालक है और ये जो बालक है, इसके पास क्या है कि उद्देश्य है, बट इसके पास उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है और ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि इसको प्राप्त है कि मैं अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ और क्या मैं बनने जा रहा हूँ और किस लिए मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन ये केवल क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। इसको कुछ भी नहीं पता है कि हमारा भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम आगे जाकर क्या बनेंगे। इससे ज़्यादा क्या रहता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अगर आपका एक अपना लक्ष्य नहीं होता है ना, तो आप कह सकते हो कभी आपका इधर मन जाता है, कभी इधर, कि मैं ये भी कर ले, ये भी कर ले, और होता कुछ नहीं है। लेकिन जब एक लक्ष्य रहेगा तो फ्रेंड्स, आप बार बार प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता आप सभी को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो शिक्षक बनना तो आपकी जो इच्छा है ये ज़रूर पूरी होगी, बट आप सभी को प्रयास जारी रखना होगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक वैसे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और वो भी आज के वर्तमान समय में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये कितना हैप्पी है और ये बहुत ही सैड है, क्योंकि इसे अपने उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जो ये है इसको बहुत कुछ ही पता है। तो आप इसका नाम भी रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो जब जैसे कि मान लीजिए प्रैक्टिकल आता है तो उसमें आप फिगर बना सकते हो इस तरीके से, ताकि मतलब देखने में अट्रैक्टिव लगे, आकर्षित लगे कि हाँ आपने कुछ उद्देश्य, और जिसके पास उद्देश्य नहीं है आपने कुछ उसके आधार पर कुछ फिगर, चित्र बनाए, जिससे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसका गोलू नाम रख दीजिए, इसका मोनू नाम रख दीजिए। इस तरीके से आप नाम रख सकते हो, लड़कियों का नाम भी रख सकते हो। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये पूरा रहा कि अगर आपके पास उद्देश्य है तो आप बहुत ही उत्साहपूर्वक कोई भी वर्क करते हो, लेकिन अगर आपके पास उद्देश्य ही नहीं है तो आप बहुत ही, आप कह सकते हो, उदासीनता उत्पन्न हो जाती है और परिणामतः उन्हें अपने किए हुए कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती, जिससे उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक पतन होता रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बोला है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बढ़ती जा रही है। क्या बोल रहा है आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बारे में बताया, यानी अगर शिक्षक और विद्यार्थी के पास दोनों ही के पास अगर उद्देश्य नहीं होता है तो फिर उनका, आप कह सकते हो कि जो शिक्षक की, आप कह सकते हो जो उपमा दिया गया है उस नाविक के समान दिया गया है कि जो जिसे अपने ज्ञान, यानी नाविक आप कह सकते हो कि वो किस तरीके से अपना नैया पार करेगा, और जो उस विद्यार्थी है वो उस पतवार विहीन है नौका है जिस तरीके से आप कह सकते हो समुद्र की लहर जिस तरफ जाएगी वो भी उसी तरफ ही चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अब तक हमने जाना कि उद्देश्य अगर रहता है तो क्या आपके लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स अब हम ये जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण। जी हाँ फ्रेंड्स, जो शिक्षा का उद्देश्य का वर्गीकरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट, तीसरा होता है व्यक्तिगत और चौथा होता है सामाजिक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप यही याद कर लीजिएगा, प्रश्न यही आ सकता है, आप कह सकते हो अति लघु में, कि शिक्षा का उद्देश्य का वर्गीकरण कितने हैं और कौन कौन से। तो फ्रेंड्स ये नाम आप याद रख लीजिएगा, 4 है। पहला तो सामान्य उद्देश्य होता है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है, तीसरा व्यक्ति उद्देश्य होता है, चौथा सामाजिक उद्देश्य होता है। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य के विभिन्न स्वरूप होते हैं, लेकिन ये उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति में अनुसार बदलते रहते हैं, यानी परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, और इनका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। शिक्षा ये व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया है, अतः शिक्षाविदों ने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य एवं कार्यों को सुझाया है। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज के मतलब कि शिक्षा के वर्गीकरण में हमें क्या क्या कौन कौन से प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, आप भी इस पर चर्चा कर सकते हो कि आपकी दृष्टि में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य कौन कौन सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, और आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा हमारी किन किन आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल पे पूछे जाते हैं, जिसको आप सभी को पूरा करना होता है। आइए फ्रेंड्स हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, सामान्य उद्देश्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य उद्देश्य जो टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। देखिए, सामान्य उद्देश्य आप सोच सकते हो जनरल पर्पस, ठीक है, मतलब नॉर्मली आप कह सकते हो, यानी शिक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और उसके द्वारा ही एक व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन करता है या होता है। तो बिल्कुल ही करेक्ट बात है, शिक्षा के माध्यम से ही आप खुद सोचना, जब एक बालक जन्म लेता है तो उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो उसका प्राथमिक विद्यालय होता है वो उसका परिवार होता है। तो वो उसको ज्ञान देते हैं कि आपको किस तरीके से बात करना है, बड़ों से किस तरीके से उनको सम्मान देना है, मतलब ये सब कुछ उसको सिखाया जाता है। अगर आप खुद ही सोचो कि अगर उसको कुछ भी शिक्षा नहीं दी जाती तो वो किस प्रकार बच्चा होता, उसका किस प्रकार व्यवहार या किस प्रकार दूसरों से वो बोलता है ना। तो बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि जो बच्चों का प्राथमिक विद्यालय होता है वो उसका घर परिवार होता है, क्योंकि उसको आप कह सकते हो बोलना होता है, चलना होता है, किस तरीके से बड़ों का सम्मान करना है,
तो ये बिल्कुल ही मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनके घर परिवार वाले सिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ बोला जाता है कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और उसके द्वारा ही व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है, जिससे वो अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय व्यतीत कर सकता है। और आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हो जाते हैं। सबसे तो पहले हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद से इसके मतलब विस्तार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस पे हम पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। यानी इसमें सबसे पहला जो मतलब आप कह सकते हो जनरल पर्पज में आता है कि किस प्रकार अपने बहुत ही अच्छे से पॉइंट पॉइंट इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। मतलब चरित्र निर्माण का विकास उद्देश्य क्या है, किस प्रकार का इसमें उद्देश्य आप कह सकते हो। सेकंड जो शारीरिक विकास का उद्देश्य, ठीक है। तीसरा ज्ञान संबंधी उद्देश्य। चौथा जीविकोपार्जन का उद्देश्य। पांचवा जो है वो है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। छठा जो है वो है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। उसके बाद देखिए सातवां जो है वो है संतुलित विकास का उद्देश्य, ठीक है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य, अनुकूलन अथवा समायोजन का उद्देश्य, आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य, आत्म अनुभूति का उद्देश्य, अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आप इसको अगर सामान्य उद्देश्य अगर आपके एग्जाम में पूछता भी है तो केवल और केवल आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम इसके बारे में जानते हैं, ताकि आप सभी को जितने भी पॉइंट्स है ये याद करने का एक ही तरीका है कि अगर आप इसको समझ लेते हो तो बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। आइए फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य में, तो सामाजिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना बेहद ही आवश्यक है। अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है कि यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ खो दिया गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। यानी अगर आपका जो कैरेक्टर है अगर आप उसको खो देते हो तो सोच लीजिए कि आपका सब कुछ या आपके पास जितना भी धन दौलत है ये सब कुछ चला जाता है। ये अंग्रेजी के विद्वान ने ऐसा बोला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन्स है। तो इसलिए यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट्स है, यानी सामाजिक जीवन हो अथवा धार्मिक जीवन में जो व्यक्ति का चरित्रवान है बेहद ही आप कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण, या आप कह सकते हो इसका होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है कि यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ खो दिया गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस प्रकार संस्कृति एक शुक्ति है, वृंतम यत्नेन संरचिता। यानी अर्थात आप कह सकते हो कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि ऊपर आपने देखा, तो इसलिए चरित्र बहुत ही आवश्यक है। अतः व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है। मानव को मानव बनाकर रहना सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर पर पहुंचा देगा। बिल्कुल ही सही है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी बड़े आप देख सकते हो जो विद्वान हो गए जिनका नाम अब भी लोग कहते हैं, तो उनका चरित्र कैसा है, चरित्र अच्छा है तो आप कह सकते हो उनका देश में मतलब आप कह सकते हो कि हर एक राष्ट्र में उनका नाम है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर पर पहुंचा देगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, अगर देखिए कि चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स पूछे तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कुछ ध्यातव्य बिंदु यानी महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी ध्यान रखने वाले बिंदु। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यानी चरित्र व्यक्ति के अन्य विकासों को भी प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति में मानवीय विचार उत्पन्न होते हैं।
तीसरा, अच्छा चरित्र मनुष्य के व्यवहार एवं जीवन दर्शन में दृढ़ता लाता है। चौथा पॉइंट, व्यक्ति के विचारों में शुद्धता आती है। पांचवा, कि चरित्रवान व्यक्ति दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। पांचवा, चरित्र ही मानवता तथा पशुता की सीमा का निर्धारण करता है। यानी आप अगर किसी मानव के पास अपना एक चरित्र ही नहीं रहेगा तो मानव और पशु में क्या डिफरेंट होगा, आप खुद ही सोचिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि व्यक्ति का चरित्र ही सभ्यता एवं संस्कृति का रक्षक एवं पोषक तत्व है और वह अगली पीढ़ी को सभ्यता निर्गमित करता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य से रिलेटेड, जिसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो आपका लाइन है कि समान उद्देश्य में जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है शारीरिक विकास का उद्देश्य। यानी बालक का शारीरिक विकास शिक्षा स्वयं नहीं करती। यानी बालक का शारीरिक विकास जो शिक्षा है वो स्वयं नहीं करती, बल्कि शिक्षा शरीर के विकास में सहायता अवश्य करती है। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि बालक का शारीरिक विकास ये शिक्षा से नहीं होता, यानी स्वयं नहीं करती है, बल्कि आप कह सकते हो कि शिक्षा शरीर के विकास में क्या करती है, थोड़ा सहायता या हेल्प अवश्य करती है। अरस्तु का विचार है, सबसे महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप इसको फैक्ट भी कह सकते हो, किसके अनुसार और क्यों बोला गया। यानी यहाँ पे इस पॉइंट में बोला गया कि जरूरी नहीं, या आप ये नहीं कह सकते हो कि शिक्षा के द्वारा, मतलब कि जो शारीरिक विकास है वो शिक्षा केवल स्वयं करती है, बट आप ये कह सकते हो कि शिक्षा जो है शारीरिक विकास में सहायता जरूर करती है। तो इसलिए इस पे अरस्तु ने बोला कि हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ मस्तिष्क, तो आप कह सकते हो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, यानी हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये शिक्षा की आरंभिक अवस्था से संबंधित है। शारीरिक विकास ही अन्य सभी उद्देश्यों का आधार है और स्वस्थ नागरिक अपने देश, समाज तथा परिवार के सम्मान के रक्षक होते हैं। और शारीरिक विकास मनुष्य के मस्तिष्क को बलिष्ठ बनाता है। अस्वस्थता समाज के लिए कलंक होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है तो आप देख सकते हो समाज में उससे लोग दूर भागते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा। यानी अस्वस्थता समाज के लिए कलंक होती है, जिससे समाज की निर्बलता की झलक आती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य की इच्छा, आत्मविश्वास एवं साहस का आधार होता है। तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हो जो अरस्तु ने बोला कि स्वस्थ मस्तिष्क जिसके पास होता है उसका जो बॉडी है वो भी क्या होता है, जो उसका यहाँ पे जो अरस्तु ने बोला कि स्वस्थ शरीर में ही, बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी जिसके पास स्वस्थ शरीर रहेगा उसके पास ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। यानी किसी भी प्रकार को वो शिक्षा के आप कह सकते हो बहुत ही आसानी के साथ ग्रहण कर सकता है। तो अरस्तु का जो लाइन है, ठीक है, हेल्दी माइंड इज अ हेल्दी बॉडी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आसानी के साथ क्लियर हो गया। देखिए फ्रेंड, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, तीसरा जो आपका जनरल पर्पस का है, समान उद्देश्य शिक्षा का, इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है ज्ञान संबंधी उद्देश्य। यानी विद्वान सर्वत्र पूजते, यानी अर्थात विद्वान की हर जगह पूजा होती है। विवेकशील पुरुष का सर्वत्र सम्मान होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। और फ्रेंड देखिए, शेक्सपियर ने सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, इन्हें जो शेक्सपियर है इन्होंने बोला है कि ज्ञान ही, ठीक है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसने दिया है, तो ये शेक्सपियर ने दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस पे बोला गया है, यानी अगर किसी के पास ज्ञान होता है, ठीक है, अगर किसी के पास ज्ञान होता है तो स्वर्ग में इसी पंख के माध्यम से वो स्वर्ग में चला जाता है। ये जो लाइन बोला है वो शेक्सपियर ने बोला है। उसके बाद देखो, ज्ञान ही एक ऐसा आधार है जिसमें मानव समाज
धर्म, राष्ट्र, सभ्यता, संस्कृति तथा विज्ञान आदि में उन्नति संभव है। इसके द्वारा व्यक्ति के दृष्टिकोण में व्यापकता आती है। ज्ञान के अभाव यानी ज्ञान के कमी में मानव कुएं के मेढक के समान होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहा जाता है आपकी मतलब आप कह सकते हो किसी भी आप बुक को अगर पढ़ते हो तो वो कभी भी मतलब आप कह सकते हो फालतू या वेस्ट का नहीं जाता है, उससे कुछ ना कुछ तो ज्ञान जरूर मिलता है। आप कोई भी बुक उठाकर पढ़ो, उससे कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई जानकारी, कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आप सभी को मैं बार बार कहती हूँ कि आप बोलते हो कि किसको पढ़ो किसका ना पढ़ो, तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ो या सेकंड सेमेस्टर, उसके लिए आपको चाहिए कि आप किस तरीके से आप अपना टाइम निकालो, ये आप पे डिपेंड करता है ना। अगर आप दोनों ही सेमेस्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ते हो तो वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन अब कोई क्या कर सकता है, बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो भी पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बोलते रहते हैं कि हम किसकी तैयारी करें। तो फ्रेंड्स आप अपना खुद एक टाइम टेबल निकालो कि हम किस तरीके से किसकी तैयारी करें, है ना। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि जिसके पास ज्ञान की कमी होती है वे मानव कुएं के मेढक के समान होता है। अर्थात आप कह सकते हो ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर ही नागरिक देश तथा सरकार की नीतियों को भली भांति जान सकता है, ठीक, तथा उससे लाभ प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान ही हमको भाईचारे की भावना का पाठ पढ़ाता है। तो ये तो हो गया आपका ज्ञान संबंधी उद्देश्य, ठीक है, जो कि शेक्सपियर ने जो स्टेटमेंट दिया आप इसको याद कर सकते हो। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए चौथा जो पॉइंट है वो है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जीविका संचालित करने के योग्य बने। यदि वह स्वयं को संसार में समायोजित करना चाहता है, यानी अपने आप को रखना चाहता है, तो अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, तो जीविका कामना यानी आप कह सकते हो अर्न अ लिविंग, इसका जो हिंदी इंग्लिश होता है वो होता है अर्न अ लिविंग, ठीक है, जीविकोपार्जन का यानी जीविका कामना आवश्यक होता है। तो अन्यथा वो समाज पर एक बोझ बनकर रह जाता है। अगर वो अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाता है, समाज में अपने आप को एक अच्छा चरित्रवान प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बना पाता है, तो वो एक बोझ की समान अपने आप को समझता है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों की व्यावसायिक रुचियों को विकसित करके उसे एक सही दिशा का पथ प्रदर्शन करती है, और शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है, और वह व्यवसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है और अपने क्रियाकलापों व्यवसाय समाज तथा राष्ट्र को उन्नतशील बनाता है। तो जीविकोपार्जन आप सभी को समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समाज में समायोजन करना चाहता है, अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना चाहता है, तो इसका केवल और केवल एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। वो शिक्षा के माध्यम से अपने आप को समाज में समायोजन कर सकता है, अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकता है, ठीक है, अपने आप पे डिपेंड हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। वो किसके माध्यम से? तो शिक्षा के माध्यम से। तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य के लिए भी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं चौथा जो पॉइंट है वो है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अभी हमने जीविकोपार्जन के लिए पढ़ा, ठीक है, ज्ञान संबंधी, शारीरिक विकास, चरित्र निर्माण और जो अब सांस्कृतिक विकास है, यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है, जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं आदि भी सम्मिलित है, जिनको मनुष्य समाज का सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। यानी अगर आप कह सकते हो कि यहाँ पे सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से कैसे होता है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप देखो एक पीढ़ी का आपका कोई भी, जैसे कि आपकी जो भी परंपरा है, जो भी आपके घर का जो भी नियम है, फॉलो है, पहले से ही चला आ रहा है और ये हस्तांतरित होता रहता है, तो इस शिक्षा के माध्यम से ही होता है, ठीक है। और शिक्षा के इस उद्देश्य के द्वारा शिक्षा के अन्य उद्देश्यों को बल मिलता है तथा व्यक्ति के विकास के साथ साथ परिवार, समाज तथा राष्ट्र का विकास होता है तथा सांस्कृतिक को एक नवीन मोड़ मिलता है, ठीक है।
बात करते हैं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। इसका क्या मीन्स है, यानी शिक्षा के आदर्शवादी विचारों का मत है कि शिक्षा का, आप ये याद कर लीजिए, जो आदर्शवादी के है ना, वो ज़्यादा विश्वास आध्यात्मिक, यानी उद्देश्य जो उनका है वो आध्यात्मिक है। आदर्शवादी आध्यात्मिक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा के आदर्शवादी विचारों का मत है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। उन्होंने बालक की भौतिक उन्नति को उद्देश्य नहीं माना। आध्यात्मिकता बालक के विचारों में पवित्रता लाती है तथा उसकी चिंतन शक्ति का विकास करती है। आध्यात्मिकता व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति को जागृत करके व्यक्ति के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है, जिससे बालक समाज विरोधी कार्य नहीं करता और अपने व्यक्तित्व का विकास धनात्मक पक्ष में ले जाता है और उसमें भाईचारे, त्याग तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। बात करते हैं हम संतुलित विकास की। तो संतुलित विकास क्या है, आइए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए, यानी बैलेंस्ड डेवलपमेंट, संतुलित विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावात्मक और कलात्मक आदि पक्षों को विकसित करना है। व्यक्ति की शक्तियों एवं क्षमताओं का संतुलित विकास आवश्यक है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो महात्मा गांधी जी ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि हमने अरस्तु का देखा, ठीक है, शेक्सपियर का देखा, जो अरस्तु ने दिया था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। जिस तरीके से शेक्सपियर ने दिया कि ज्ञान ही स्वर्ग तक की पंखों का आधार है। और अगर हम बात करें अब महात्मा गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स महात्मा गांधी जी ने बोला है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी आपका शरीर हो गया, मस्तिष्क हो गया, आत्मा हो गया, अगर इन तीनों का उचित मेल नहीं होगा तो फिर एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन तीनों का मेल होता है, सामंजस्य मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो महात्मा गांधी ने दिया है। उसके बाद देखिए पूर्णता में जीवन का उद्देश्य, यानी जब शिक्षा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है तो उससे जीवन पूर्ण रूप से सुखमय तथा शांतिमय हो जाता है। और यह वैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिससे हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। तो हमने 4-5 स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के द्वारा बालक में सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है और वह अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या के लिए तैयार रहता है और मनुष्य अपने जीवन में किसी भी काम को करने से वंचित नहीं रह सकता और समय आने पर आवश्यकता अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। नागरिकता का उद्देश्य के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, यानी अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। परंतु केवल नागरिकता में राष्ट्रीय भावना ही शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी आवश्यक है जिससे हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थकता प्रदान की जा सके और विश्व में शांति की स्थापना हो सके। तो ये हो गया नागरिकता का उद्देश्य। उसके बाद देखो फ्रेंड्स समायोजन का उद्देश्य, यानी शिक्षा व्यक्ति को समाज, राष्ट्र, काल, देश आदि के साथ अनुकूलन अथवा समायोजन करना सिखाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य, ये भी इजी है। शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा बालक को अपनी योग्यता का प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है और शिक्षा के माध्यम से ही आदर्श प्रदर्शन संभव होता है। अतः आप कह सकते हो कि शिक्षा द्वारा बालक का स्वाभाविक विकास होना चाहिए तथा उसकी जिज्ञासा अथवा आत्मगौरव को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखो आत्म अनुभूति का उद्देश्य, यानी शिक्षा का इस उद्देश्य के द्वारा बालक अपने विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त
करता है और अपनी कमियों को कम करके अपनी क्षमताओं एवं रुचियों को बढ़ावा देता है। उसके बाद देखो अवकाश के उपयोग का उद्देश्य यानी शिक्षा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि खाली समय का सदुपयोग किया जाए। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि आज के टाइम में आप देख सकते हो लॉकडाउन के कारण जितने भी स्कूल कॉलेज या आप कह सकते हो वैश्विक महामारी के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं और बहुत सारे प्रशिक्षु अपने टाइम का महत्व समझ रहे हैं और अपने प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कापी किताब को रख दिए हैं और बहुत ही मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ बोला गया है कि खाली समय का सदुपयोग किया जाए। अतः बालकों में खाली समय में रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए और उनकी रुचियों को संगीत, कला, चित्रकला, नृत्य आदि को मोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम कल की वीडियो में विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम नोट्स के थ्रू इतना महत्वपूर्ण, मतलब इतना तो आप याद नहीं कर सकते हो, चलिए एक बार शॉर्टली में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में आप इजी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, वो तो हमने समझने के लिए एक बार पूरा डिस्कस किया ताकि उसके बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल सके। बट याद करना है, अपने कॉपी में लिखना है, तो उतना ज़्यादा तो आप लिखोगे नहीं। जो कि आपको जिस पे नंबर दिया जा सकता है वो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि शिक्षा के उद्देश्य यानी उद्देश्य क्या है, एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया यानी संचालित ऑपरेट करता है अथवा आप क्या कह सकते हो कि व्यवहार को प्रेरित करता है। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है, ऑपरेटेड करता है अथवा आप कह सकते हो कि व्यवहार को प्रेरित करता है। इतना तो आप बहुत ही आसानी के साथ 1 से 2 लाइन में आप याद कर सकते हो, ज्यादा टफ भी नहीं है ना। यानी उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है। और देखो फ्रेंड्स, उद्देश्य यानी हमने देखा था ना कि जिसके पास उद्देश्य होता है और जिसके पास उद्देश्य नहीं होता है वो किस प्रकार होता है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने ये भी महत्वपूर्ण लाइन है तो इसलिए हमने इसको लिख लिया कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है। वो जो अपना नया है वो किसी और भी ले जा सकता है। और जो विद्यार्थी होता है उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बढ़ती जाती है। यानी आप कह सकते हो जिधर समुद्र की लहर जाती है उधर ही जो विद्यार्थी है वो भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये जिस तरीके से उदाहरण के थ्रू दिया गया है ताकि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि जिसके पास उद्देश्य रहता है वो अपना जो जीवन है किस प्रकार सुखमयी आनंदमयी बना सकता है। लेकिन जिसके पास उद्देश्य ही नहीं होता है उसके जीवन में केवल और केवल उदासीनता ही आ जाती है, उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और उसका चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास सब कुछ पतन की ओर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी यही करना है कि जो आपका कह सकते हो जो आपका जीवन है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो ताकि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कि शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ हमने वही लिखा। तो शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण 4 होते हैं। सामान्य उद्देश्य जो कि हमने आज डिस्कस किया बहुत ही अच्छे ढंग से। दूसरा जो है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा जो है व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा जो है वो है सामाजिक उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को याद करना है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में एक बार देख लो इसमें कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बेहद ही, यहाँ पे बेहद रहेगा, बेहद ही आवश्यक है और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों, ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है जिससे मानव अपना जीवन सुखमय और आनंदमयी बनाता है। तो अगर इतना आप लिख देते हो कि सामान्य उद्देश्य के बारे में बताइए तो आपको नंबर अवश्य मिलेगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर का होता है, उतना लिखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, सामान्य उद्देश्य यानी शिक्षा हमारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचार, ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है जिससे मानव अपना जीवन सुखमय और आनंदमयी बनाता है। महत्वपूर्ण ये लाइन आप सभी याद कर लीजिएगा कि सामान्य उद्देश्य निम्न, जिसमें पहला जो था वो था चरित्र निर्माण एवं विकास, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। शारीरिक विकास में जो हमने स्टेटमेंट भी देखा था अरस्तु का, ठीक है, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक
आप कह सकते हो स्वस्थ मस्तिष्क भी हो सकता है। उसके बाद हमने ज्ञान संबंधी भी देखा था, जीविकोपार्जन यानी किस तरीके से आप अपने समाज में अपने आप को समायोजन कर सकते हो। सांस्कृतिक विकास, जो भी आपके मतलब आप कह सकते हो जो भी पीढ़ी दर आपका जो भी नियम परंपरा आदर्शवादी जो भी है वो चलता आ रहा है। हमने आध्यात्मिक विकास, जो कि हमने आदर्शवादी के बारे में भी देखा था। संतुलित विकास भी देखा था कि किस तरीके से आप अपना जो भी चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, किस प्रकार उसका संतुलन बना सकते हो। पूर्णता में जीवन, नागरिकता, अनुकूलन तथा समायोजन, आत्म अभिव्यक्ति भी, आत्म अनुभूति का उद्देश्य, अवकाश के उपयोग। तो ये हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको हमने देख लिया है। केवल और केवल अब इस नोट्स के माध्यम से आप बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसके वर्गीकरण कौन कौन से हैं, और हमने एक वर्गीकरण का जो टॉपिक डिस्कस किया वो डिस्कस किया सामान्य उद्देश्य। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया। और फ्रेंड देखिए, अब कितने दिन से मैं PDF आप सभी को नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ फ्रेंड, सॉरी, बट अब मैं रेगुलर आप सभी को PDF प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जितने भी जो PDF रह गए मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में, जो कि बहुत ही अच्छे से नोट्स के थ्रू ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरूर आइए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।